उसी को आज आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण में अब लिफ्ट के ऊपर सवाल आते हैं। इस चैप्टर से लिफ्ट के ऊपर सवाल आते हैं। लिफ्ट लिफ्ट में क्या क्या आता है? लिफ्ट में पूछा जाता है जब पहला पॉइंट, जब लिफ्ट ऊपर जाती है जब लिफ्ट ऊपर, ये सवाल ऐसे आता है जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जाती है तो व्यक्ति को अपना भार कैसा महसूस होगा, घटता हुआ, बढ़ता हुआ या परिवर्तित रहेगा, ऐसे पूछा जाता है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार बढ़ता हुआ महसूस होगा, बढ़ता हुआ महसूस होगा। जैसे ये लिफ्ट है, इसमें कोई व्यक्ति है तो ऊपर नीचे mg और ऊपर क्या लगेगा ma, फोर्स लगेगा ये F बराबर m, और एक नीचे लगेगा उसे बोलेंगे mg। तो ये क्या हो जाएगा, भार w बराबर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, F जमा mg जमा m, इसके कारण भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया। जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर जाएगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है तो उस व्यक्ति को अपना भार बढ़ता हुआ महसूस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये लिफ्ट में फोर्स लगा है ऊपर की साइड, ऊपर को जाएगी लिफ्ट जब, और नीचे mg गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़ेंगे तो ज़्यादा महसूस होगा। और दूसरा पॉइंट है, जब लिफ्ट नीचे जाती है, जब लिफ्ट नीचे जाती है तब क्या महसूस होगा, घटता हुआ महसूस होगा। घटता हुआ महसूस क्यों होगा? पहले ये फोर्स ऊपर लग रहा था, अब जैसे ये लिफ्ट है, इसमें एक व्यक्ति है, ये mg लग रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा m में, क्योंकि नीचे जा रही है लिफ्ट, इसमें नीचे जा रही है, इसमें ऊपर जा रही थी, तो इसमें भार क्या हो जाएगा, w बराबर है mg माइनस m से घटेगा, घटता हुआ महसूस होगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ये समझ में आया। जब लिफ्ट नीचे जाती है, जब नीचे जाएगी तो भार जो है उसमें खड़े व्यक्ति को अपना भार घटता हुआ महसूस होगा, क्योंकि नीचे ही लिफ्ट का फोर्स लग रहा है, ये m है, ये फोर्स है, और नीचे ही गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसे खींचेगा, तो ये घटता हुआ महसूस होगा। और तीसरा पॉइंट है, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, अब क्या होगा, तब भार अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो एक समान से जा रही है, दोनों में तो परिवर्तन की तब उसमें है ही नहीं, दोनों जीरो है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगी तो उसमें खड़े व्यक्ति को जो अपना भार, जो उसका वास्तविक भार है वैसा ही दिखेगा, कोई परिवर्तित महसूस नहीं होगा परिवर्तन उसके बाद में, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगा m के बराबर m। उसके बाद चौथा पॉइंट है, अगर लिफ्ट की डोर टूट जाए, तो क्या इसमें खड़े व्यक्ति को भारहीनता महसूस होगी, क्यों? उसका भार का mg माइनस ma बराबर 0 हो जाएगा, तो इसमें ये भारहीनता महसूस होगी। ये अभी 4 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को भार अपना बढ़ता हुआ महसूस होगा, क्योंकि भार में mg और ma दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है, नीचे ऊपर जा रही है। और जब लिफ्ट नीचे और जाएगी तो भार घटता हुआ महसूस होगा उसमें खड़े व्यक्ति को, तो
भार इसमें mg माइनस एम होगा। और जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर जाएगी, इसमें दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अपरिवर्तित रहेगा इसमें। और अगर लिफ्ट की डोर टूट जाती है तो भारहीनता महसूस होगी, जैसे उसमें खड़े व्यक्ति को अपना भार जीरो जीरो महसूस होगा कि मेरा कोई भार ही नहीं है। 5वां पॉइंट है, जब लिफ्ट का त्वरण होता है ज़्यादा हो गुरुत्व त्वरण से जी से, मतलब ये क्या गया है, जब ए जो है बड़ा हो जी से, तब क्या होगा, ये पॉइंट पूछा जाता है। जब ऐसा होगा, जब क्या इसमें लिफ्ट का त्वरण ज़्यादा हो जाएगा पृथ्वी के त्वरण से, जब पृथ्वी खींच रही है अपनी तरफ, उसका भार उसकी शक्ति कम हो जाएगी, और जो लिफ्ट का त्वरण है वो अधिक हो जाएगा, तो ये इसमें बैठा व्यक्ति जो है लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा, लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। ये पॉइंट बल क्या होता है, बल अवगुण क्या होता है, बल अवगुण किसी वस्तु को वृत्तीय गति में लाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में लाता है, क्या कहलाता है, बल अवगुण कहलाता है। तो फॉर्मूला होता है बल अवगुण F इंटू आर, बल गुना के जी एम स्क्वायर अपॉन सेकेंड का क्या होगा स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर, बीमा होगी एम एल का स्क्वायर टी का -2, ये बीमा होगी एम एल स्क्वायर टी का -2। सदिश राशि बल अवगुण क्या होता है, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में लाती है, उसे बल अवगुण कहते हैं। बल अवगुण होता है टो बराबर एफ गुणा आर, बल है आर दूरी है, एरिया में स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, इसका मात्रक है न्यूटन, और बीमा एल स्क्वायर टी -2, ये सदिश राशि। आप पढ़ते हैं सरल आवर्त गति, जैसे ये पेंडुलम है, लोलक है, ये इधर गति करता है, एक समय पे ये इधर होगा और एक समय पे ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। अब इसमें क्या होता है, लोलक पेंडुलम, क्या ये 3 पॉइंट है इसके, ये है मध्य बिंदु, मेन पॉइंट मध्य बिंदु, और ये 2 पॉइंट हैं मैक्सिमम पॉइंट या अधिकतम बिंदु, इधर भी ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो इस पर पूछा जाता है, इस पर क्या सवाल आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा मैं, इस पर जो आता है वही पहला पूछा जाता है कि मैं ये मध्य बिंदु का वेग, इस वाले पॉइंट पर इसकी बात करते हैं मतलब, पॉइंट पर वेग क्या होगा इस पॉइंट पर, फिर पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी इस पॉइंट पर, और पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट जो है, इसमें हमें बताना है कि वेग कितना होगा, v बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इस पॉइंट पे जब ये चलेगा तो ये मेन बिंदु पर इसका वेग अधिकतम होगा, वेग क्या होगा मैक्सिमम, इसका वेग इधर इस पॉइंट पर क्या होगा मैक्सिमम। जब वेग मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी, इसका फार्मूला होता है √m v का, इसका v का स्क्वायर v मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम,
और स्थितिज ऊर्जा, इस पॉइंट पे स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल जीरो होगी। क्यों होगी जीरो? स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है द्रव्यमान जी एच हाइट का कोई इधर जहाँ हाइट नहीं वहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट पर इन पॉइंटों पर पूछा जाता है वेग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी। वेग अधिकतम होगा, अधिकतम, और काइनेटिक एनर्जी भी अधिकतम होगी, और ये जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। उसी प्रकार अब ये दोनों पॉइंट एक ये इस पे पता कर लिया। अब ये इन दोनों एक ही हैं तो दोनों का एक ही देख लेते हैं। फर्स्ट था ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, और दूसरा है अधिकतम बिंदु, अधिकतम बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट। इस पर वेग क्या होगा, वेग v बराबर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब वेग क्या होता है इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, जब इधर से यहाँ तो अधिकतम वेग इधर जाएगी, इधर रुकती है, जब एक पॉइंट पे वेग शून्य हो जाता है तो इधर तेजी से जाएगी, इधर मैक्सिमम वेग, तो इधर पॉइंट पे जाएगा तो इधर भी एक पॉइंट पे वेग क्या हो जाएगा जीरो। तो इसमें वेग जीरो होगा, और वेग जीरो होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है mv स्क्वायर, इक्वल टू mv स्क्वायर, तो ये भी जीरो हो जाएगी, और ये होता है mgh। तो ये क्या होगा mgh, इधर मैक्सिमम होगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ रुकता एक पॉइंट पर रुक जाता है ना, ये पेंडुलम रुकता है तब इधर मूव करता है, फिर इधर एक पॉइंट पर रुकता है, v बराबर जीरो होता है, तभी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब तीसरा है आवर्तकाल, तीसरा है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल का फार्मूला होता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये होता है इसका फार्मूला। तो आवर्तकाल किस किस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, कहाँ मिनिमम होगा? अगर हम लंबाई बढ़ाएं, इसकी इसकी पेंडुलम की लंबाई बढ़ाएं, अगर लंबाई बढ़ने पर पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ठीक, आवर्तकाल बढ़ेगा। इसका उल्टा हो जाएगा, पेंडुलम की लंबाई कम करेंगे तो आवर्तकाल भी कम होगा। जैसे इधर देखो मैं कम करने पर उसके बाद बस ये याद रखना, पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने पर, पेंडुलम की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। और गुरुत्व त्वरण जी का, गुरुत्व त्वरण जी को बढ़ाने पर, जब जी का मान बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार जी का मान घटाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा। ये पॉइंट याद रखना है, आवर्तकाल किस किस पॉइंट पर घटेगा तो किस किस पॉइंट पर बढ़ेगा। ये समझ में आया? इस सरल आवर्त गति में ये पेंडुलम होता है। ये पेंडुलम की तीन पोजीशन होती हैं, एक तो ये होती है इसे कहते हैं मध्य बिंदु या मेन पॉइंट, इधर मैक्सिमम, इधर मैक्सिमम पॉइंट। तो इसमें सवाल क्या आते हैं कि मेन बिंदु मध्य बिंदु पर वेग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इसी प्रकार ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो अधिकतम बिंदु पर ये पूछे जाते हैं वेग और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यही मैंने इधर बताया है, मध्य बिंदु में वेग, इधर वेग अधिकतम होगा, इधर तो जाएगा तो एक मध्य में वेग सबसे अधिक होगा, और वेग अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी, लेकिन इधर क्या स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी। इसी प्रकार अधिकतम बिंदु पर, इन दोनों बिंदुओं पर वेग जीरो होगा, क्योंकि एक पॉइंट होगा कि ये रुकेगा और तब वापस आएगा, तो उधर वेग जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी इधर दोनों पॉइंटों पे जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। आवर्तकाल का फार्मूला होता है, उसी से पता चल जाएगा कि जब टी बढ़ाएंगे हम, इधर जैसे ये होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी, ये l है इसकी लंबाई पेंडुलम की, ये, और जी गुरुत्व त्वरण जो इस पर नीचे को लगता है वो व्यक्ति का। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और इसे बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल घटेगा। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है आवर्तकाल, ये याद रखना। पहला है पृथ्वी की सतह पर लोलक
लोलक को पृथ्वी की सतह पर लोलक को विषुवत रेखा पर विषुवत से ध्रुवों से ले जाने पर, पृथ्वी की सतह पर लोलक को विषुवत रेखा से ध्रुवों पर ले जाने पर, जब से पेंडुलम को किधर ले जाएंगे, विषुवत से ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुव पर ले जाएंगे, तो क्या होगा, ये क्या क्या होता है इसमें, जी बढ़ेगा, गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा, और क्या होगा, टी क्या होता है, आवर्तकाल, जब ये बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और दूसरा पॉइंट है, जब ध्रुवों से कहाँ विषुवत रेखा पर ले जाने, किसे पेंडुलम को ऊपर लिख दिया है ना, ये लिख लेना ऊपर से, तो क्या होगा इसमें, जब ध्रुवों से विषुवत रेखा पर लाएंगे जी का मान घटेगा, और टी जब जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, तो इधर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और लगाओ इसमें, पेंडुलम की गति क्या हो जाएगी, जब पेंडुलम घड़ी धीमी हो जाएगी, जब आवर्तकाल बढ़ेगा, ज़्यादा समय लेगा, तो पेंडुलम की गति धीमी हो जाएगी, और जब आवर्तकाल घटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, पेंडुलम की गति तेज होगी। ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ऐसा पूछता है, इसमें कैसे पूछता है कि जब किसी पेंडुलम को पृथ्वी की सतह जो विषुवत रेखा से किधर ध्रुवों पर ले जाते हैं, जब किसी पेंडुलम को विषुवत रेखा से ध्रुवों पर ले जाते हैं, तो क्या होगा, जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, जब लोलक को ऐसे लिखना है कि जब लोलक को विषुवत रेखा से ध्रुवों पर ले जाते हैं, तो क्या होता है, जी बढ़ेगा, गुरुत्व त्वरण बढ़ेगा, और टी आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, जब आवर्तकाल घटेगा तो पेंडुलम की गति क्या होगी, तेज होगी, और कम समय लग रहा तो ये तेज हो जाएगी गति, और जब ध्रुवों से विषुवत रेखा पर ले जाएंगे तो जी घटेगा, और टी क्या है, बढ़ेगा, पेंडुलम की घड़ी भी जो है धीमी हो जाएगी। उसके बाद नोट लिख लो इसमें, इसी पॉइंट में अभी जो करा है कि पेंडुलम की का आवर्तकाल, पेंडुलम का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, कैसे पता चला कि पेंडुलम का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो पेंडुलम कितना भारी है कितना हल्का है उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी पेंडुलम का आवर्तकाल केवल किस पर निर्भर करता है, गुरुत्व त्वरण और पेंडुलम की लंबाई पर, दो पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे क्वेश्चन आता है कि ये एक झूला है, और इस पर जो है एक बच्चा बैठा है, ये झूल रहा है, और इसकी साइड में एक बच्चा और आकर बैठ जाता है, तो इसकी गति पर क्या असर होगा या आवर्तकाल पर क्या होगा, तो यह परिवर्तित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ा है, पहले ये 1 kg मान लो, और इसमें 1 kg और आ गया 2 kg, तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई तो सेम ही है, और गुरुत्व त्वरण भी ये है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है, गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, बढ़ेगी, गर्मी के मौसम में जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट, वैसे ही ठंडी के मौसम में पेंडुलम की लंबाई क्या होगी, घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी क्या होगी, तेज चलेगी, तो आवर्तकाल घटेगा तो हाँ, आवर्तकाल
इसमें पेंडुलम की गति आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगी और तो आवर्तकाल घटेगा, इसमें टी घटेगा तो क्या होगा ये, जब आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी धीमी चलेगी और तेज चलेगी, आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी तेज चलेगी, ऐसे ही इसमें घड़ी धीमी होगी, धीमी। के बाद अगला पॉइंट है तीसरा कपल। जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तब, जब पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तब क्या क्या होता है, जी का मान क्या होता है, घटेगा, गुरुत्वाकर्षण घटेगा, तो जब गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा और घड़ी क्या हो जाएगी, धीमी चलेगी। ये पॉइंट सब पूछे गए पॉइंट हैं। तो इसी में दूसरा क्या होगा, जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएं तब क्या होगा, पृथ्वी पर लाएंगे तो जी बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा पृथ्वी पर, और आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा और घड़ी क्या चलेगी, तेज चलेगी। और फिर एक और है, चौथा पॉइंट और पूछा जाता है इसमें, पहला झूला होगा, झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा होने पर, जब झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा हो जाता है तब क्या होगा, लंबाई घटेगी, एल घटेगी तो आवर्तकाल में क्या होगा, घटेगा, आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा, और जब आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी कैसे चलेगी, तेज चलेगी। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, झूले पर बैठे व्यक्ति की बगल में दूसरे व्यक्ति के अचानक बैठने पर, तो इसमें द्रव्यमान बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द्रव्यमान तो बढ़ता है, बढ़ेगा, लेकिन टी आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ये इसके पॉइंट हैं, कुछ क्या क्या पॉइंट हैं। पेंडुलम का सबसे पहला बात तो मैंने समझाया था कि पेंडुलम का आवर्तकाल तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसा ये पॉइंट है कि बगल में दूसरा व्यक्ति बैठ गया तो उसका क्या बढ़ा, द्रव्यमान बढ़ा, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फार्मूला जो होता है, फार्मूले में कहीं भी द्रव्यमान नहीं है। ये इसी फार्मूले से इसके उत्तर दिए जाएंगे। जैसे पहला था, गर्मी के मौसम में पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी, तो अब इसकी लंबाई बढ़ी है गर्मी में एल, तो फिर टी भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा जिस चीज़ का तो वो कैसे चलेगी, धीमी चलेगी, पहला हो गया। तो दूसरा है, ठंडी के मौसम में पेंडुलम की लंबाई घटने पर, जब ये एल घटेगा, ये एल घटा है तो ये भी घटेगा, टी आवर्तकाल भी घटेगा, और जब आवर्तकाल घटा है तो घड़ी कैसे चलेगी, तेज चलेगी, घड़ी तेज चलेगी। ये हो गया। अगला है, जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तब पृथ्वी का जितना त्वरण होता है उसका 1/6 कहाँ होता है, भार जितना भार होता होगा उसका 1/6 उधर होता है। तो ये पृथ्वी पर जी का मान, चंद्रमा पर जी का मान घटता है, मान लो जी का मान घटा है तो टी क्या होगा, बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। अगर जी घटेगा तो टी बढ़ेगा, और टी बढ़ेगा तो घड़ी कैसे चलेगी, धीमी चलेगी। यही पहला पॉइंट था, चंद्रमा पर ले जाने पर, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा और धीमी चलेगी। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो ये क्या होगा, ये बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा, जी बढ़ गया है, आवर्तकाल घटेगा तो घड़ी कैसे चलेगी, तेज चलेगी। ये पॉइंट भी हो गया।
अगला है झूले पर बैठा व्यक्ति खड़ा होने पर। जैसे ये झूला है, इस पे व्यक्ति बैठा था, इसका गुरुत्व त्वरण इस समय इधर है। अब मान लो इसकी लंबाई, अब ये खड़ा हो गया ये, तो इसका गुरुत्व त्वरण गुरुत्वीय केंद्र इधर होगा। तो पहले यहाँ तक इसकी लंबाई L थी, अब इस पॉइंट तक है, इसकी लंबाई घट गई, मान लो कम हो गई, L कम हुआ है, लंबाई कम हुई है, L घटेगा मतलब लंबाई घटी है। तो आवर्तकाल क्या होगा, लंबाई घटी है तो आवर्तकाल बढ़ेगा और घड़ी क्या होगी, तेज चलेगी। ऐसी दूसरा पॉइंट है, झूले पर बैठे व्यक्ति के बगल में दूसरा व्यक्ति का अचानक बैठने पर द्रव्यमान बढ़ेगा केवल, क्योंकि उसका जैसे ये बैठा है, इसकी बगल में एक और बैठ गया, लंबाई सेम है, गुरुत्व त्वरण सेम है, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा आवर्तकाल पर। ये इतने पॉइंट पूछे जाते हैं इस पर पेंडुलम में, सर आप करती हैं, इससे फालतू कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब एक होता है स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, इसका एक फार्मूला होता है आवर्तकाल का, आवर्तकाल टी बराबर होता है 2π/m/k, के बाहर आएगा 2π/m/k, ये इसका आवर्तकाल होता है। जैसे कोई स्प्रिंग का पेंडुलम लगा होता है उसके लिए ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इसका आवर्तकाल है। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, स्प्रिंग जितना हार्ड होगा एम का मान उतना ही अधिक होगा, एम का मान उतना ही अधिक होगा, ठीक। अब जैसे अगर एम का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा और एम का मान घटाएंगे तो आवर्तकाल भी घटेगा, बस के स्प्रिंग नियतांक है, ये नहीं पॉइंट। स्प्रिंग का जो पेंडुलम होगा वो स्प्रिंग की हार्डनेस टफनेस जो होती है उसमें निर्भर रहता है, स्प्रिंग कितना हार्ड बना हुआ है। तो एक पढ़ लेते हैं, एक पॉइंट है, एक पॉइंट पढ़ते हैं, उपग्रह। उपग्रह क्या है, उपग्रह सैटेलाइट। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ना, जो ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी ग्रह है तो ग्रह की परिक्रमा, ग्रह की परिक्रमा करने वाले को, ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं, ग्रह की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी की का उपग्रह चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी की क्या करती है, परिक्रमा करता है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, पहला है कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है भूस्थायी उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह, और दूसरा है ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, दो प्रकार के होते हैं। अब ये भूस्थायी उपग्रह किन्हें कहते हैं, जो ये भूस्थायी उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई दें। कब स्थिर दिखाई देंगे, जब इनका जो टाइम है वो पृथ्वी के टाइम के बराबर हो। जैसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे इनकी औसत ऊंचाई 36,000 किलोमीटर दूरी पर होती है। इनकी औसत ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। इनका घूर्णन पृथ्वी के समान होता है। घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी के समान होता है, अर्थात पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर।
पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, तो ये पूरा 24 घंटे में लगाएंगे। ये एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करते हैं। ये एक चक्कर अपना 24 घंटे में पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन कौन से सैटेलाइट होते हैं, जैसे टीवी का या कॉम्बिनेशन, और क्या है मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं इसी से पता चलती हैं, इन्हीं सैटेलाइटों से पता चलती हैं। अब दूसरा है ध्रुवीय उपग्रह। ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये कैसे घूमते हैं, विपरीत दिशा में। तो ध्रुवीय उपग्रह ये इसमें लिखो, ये पृथ्वी के समीप 800 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। 800 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये पृथ्वी की विपरीत दिशा, ये पृथ्वी की विपरीत दिशा अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में घूमते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, मौसम संबंधी घटनाएं पता चलती हैं। इनके द्वारा मौसम संबंधी घटनाएं पता चलती हैं इनके द्वारा। और ये अपना एक चक्कर 84 मिनट में पूरा करते हैं। 84 मिनट में पूरा करते हैं एक चक्कर। इन्हीं के द्वारा आकाशवाणी की जाती है। आकाशवाणी जो की जाती है इन्हीं के द्वारा की जाती है, सैटेलाइट। तो ये क्या है, उपग्रह, सैटेलाइट। उपग्रह कहते हैं जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, भूस्थायी उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। उसके बाद ये दो प्रकार के होते हैं। और उसके बाद ये भूस्थायी उपग्रह, इसकी औसत ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर होती है। इसका घूर्णन पृथ्वी के समान होता है, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। एक चक्कर लगाने को 24 घंटे पूरा कर लेता है। और इसके द्वारा टीवी कॉम्बिनेशन, मौसम संबंधी घटनाएं पता चलती हैं। और इसे भूस्थायी उपग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है, एक जगह स्थिर दिखाई देता है, इसलिए इसे भूस्थायी कहते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह, ये पृथ्वी के समीप 800 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। पृथ्वी की विपरीत दिशा में अर्थात उत्तर से दक्षिण दिशा में घूमते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं पता चलती हैं, आकाशवाणी इनके आधार पर होती है। और एक चक्कर 84 मिनट में पूरा करते हैं। केपलर के नियम। केपलर ने 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। केपलर ने पहला दिया था कक्षीय नियम, और दूसरा क्या दिया था, दूसरा था क्षेत्रीय नियम, और तीसरा है आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम, आवर्तकाल नहीं, परिक्रमा काल। परिक्रमा काल, ये 3 नियम दिए थे केपलर ने। कक्षीय नियम क्या था, कक्षीय नियम था, ये जो उपग्रह होते हैं, उपग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार, उपग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार, उपग्रह सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये घूमते हैं। बस पहला नियम यही था कक्षीय नियम का, कि उपग्रह जो सूर्य की कक्षा में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। उपग्रह सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, पहला नियम था ये। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि क्षेत्र नियम क्या था, कि उपग्रह
समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। ये था क्षेत्र और उपग्रह का परिक्रमा, ये परिक्रमा काल वाला जो था ये क्या था कि इसका जो परिक्रमा काल होगा उसके समानुपातिक होगा क्षेत्रफल के, इसके द्वारा तय गए क्षेत्रफल के भाग 3 के। ये था तीसरा, ये तीनों नियम थे इसके कैप्लर के। कैप्लर ने 3 नियम दिए थे। पहला था कक्षा में उपग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, ये था मतलब उपग्रह की कक्षा में दीर्घवृत्ताकार घूमता है। और दूसरा था क्षेत्र में उपग्रह जो समान समय में समान क्षेत्र पर तय करता है, इसे क्षेत्र में कहते हैं। परिक्रमा काल जो होता है टी स्क्वायर, वो क्या होता है 1/3 के समानुपाती होता है। ये 3 नियम दिए थे कैप्लर ने। इस चैप्टर की थ्योरी पूरी हो गई है। अब इसके न्यूमेरिकल का बात होगी क्लास में पूरी न्यूमेरिकल हो जाएंगे।